Good morning, students. We are discussing nucleic acid, and we have studied about the composition of nucleic acid, and we have learned that nucleic acid is a very big polymer molecule, and which is made up of uh, few units, monomer units. And I have told you that monomer unit is itself made up of three components or three parts. First one is base, second one is sugar, and the third one is phosphoric acid. 1 2 3। और जब ये तीनों एक यूनिट की तरह वर्क करते हैं और आपस में ये जुड़ते हुए चले जाते हैं, तब हमारा एक पॉलीमर बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड। इसमें जो 2 यूनिट हैं, बेस जो कि नाइट्रोजन बेस होता है, और शुगर जो कि 5 कार्बन वाली कार्बोहाइड्रेट शुगर होती है ना, इन दोनों को मिलाकर के बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। और जब ये एक फॉस्फोरिक एसिड के साथ ऐड हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। अच्छा, इसमें पोजीशन और देखिए, जो बेस है हमारा नाइट्रोजन का, वो शुगर की फर्स्ट पोजीशन से एडअप होता है ना। ये देखिए, ये यहाँ पर C1 है, ये पूरी शुगर है, शुगर का ये फर्स्ट कार्बन है, उससे हमारा जो नाइट्रोजन बेस है वो अटैच हो रहा है। इससे क्या बनता है, हमारा न्यूक्लियोसाइड। इसके अलावा जो न्यूक्लियोसाइड है ना, उसका जो ये देखिए, ये पूरा न्यूक्लियोसाइड है, ये वाला। इसमें ये वाला जो पार्ट है ये शुगर है, और ये बेस है। बेस और शुगर जुड़े हुए हैं, ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड। अब ये न्यूक्लियोसाइड ये फॉस्फोरिक एसिड है, H3PO4। उससे न्यूक्लियोसाइड में जो शुगर वाला पार्ट है, उसका 5th वाला कार्बन, कौन सा कार्बन, 5th कार्बन, ये 5th कार्बन अटैच हो जाता है, और इससे क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड। तो ये हमारी बेसिक यूनिट है किसकी, किसी भी न्यूक्लिक एसिड की, है ना। इसमें कौन से 3 पार्ट्स हैं, एक तो बेस वाला पार्ट हो गया, नाइट्रोजन बेस है, जैसे प्यूरिन और पिरिमिडिन, एडेनिन, गुएनिन, है ना, थायमिन और साइटोसिन, ये सारे हमारे क्या नाइट्रोजन बेस हैं। ये शुगर हो गई, शुगर हमारी या तो राइबोस होगी या डीऑक्सी राइबोस होगी, और एक इसमें हो गया फॉस्फोरिक एसिड। तो ये 3 बेसिक हमारे मॉलिक्यूल हैं, जिससे मिलकर के एक हमारी ये यूनिट बनती है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। और जब इसको हम n टाइम मल्टीप्लाई कर दें तो उससे हमारा क्या बनता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही हमारे क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, जैसे RNA है और DNA है। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे आपसे कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ DNA, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन DNA एंड RNA। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। इसका जो नेम है दैट इज़ DNA। तो देखिए, DNA में जो हमारे हम ऊपर बात करते हुए आ रहे हैं, एक शुगर होगी, शुगर कौन सी है, पेंटोज, जिसका नेम क्या है, डीऑक्सी राइबोस। देखिए, DNA में डीऑक्सी राइबोस है और RNA में राइबोस है। राइबोस और डीऑक्सी राइबोस दोनों ही हमारी 5 कार्बन वाली शुगर हैं, यानी मोनोसैकेराइड्स हैं। बस डिफरेंस क्या है कि इसमें जो सेकंड पोजीशन पर है वो ऑक्सीजन नहीं होता है DNA में, और RNA में वो ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। बेस DNA के अंदर क्या है, एडेनिन रहेगा, ग्वानिन रहेगा, थायामीन रहेगा और साइटोसिन रहेगा। ठीक है। और जब RNA की हम बात करते हैं तो वहाँ ये वाला नहीं होता है, इसकी जगह पर एक यूरेसिल आ जाएगा। ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप इज प्रेजेंट एट C5 ऑफ द शुगर यूनिट। ये देखिए, ये C5 है इस शुगर यूनिट की, इससे हमारा फॉस्फोरिक एसिड अटैच्ड है।
रिपीटिंग यूनिट्स डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड बाई फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फोरिक एसिड से फॉस्फेट ग्रुप आता है, उससे ये जुड़ करके और क्या करते हैं, पॉलीमराइज बनाती हैं, है ना। जैसे ये हमारी एक यूनिट हो गई और ये फर्दर जो जुड़ेगी किससे जुड़ेगी, फॉस्फेट के थ्रू, है ना। इस तरीके से ये यूनिट हमारी जुड़ती चली जाएंगी आगे। टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर सेड टू बी कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। देखिए इसके ऊपर आपसे 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए कम्प्लीमेंट्री और नॉट। तो आप इसका आंसर करेंगे यस। कम्प्लीमेंट्री का मीनिंग है कि एक जो प्यूरिन है उसके साथ एक पिरिमिडिन अटैच होता है। जैसे एडेनिन है तो एडेनिन के साथ थाइमिन अटैच होगा, साइटोसिन है तो उसके संग ग्वानिन अटैच होगा, है ना। हमेशा ए के साथ टी या टी के साथ ए मिलेगा, सी के साथ जी, जी के साथ सी। ऐसा नहीं होगा कि ए सी के साथ जुड़ गया, टी जी के साथ जुड़ गया। एक प्यूरिन होगा बेस और एक पिरिमिडिन होगा, ठीक है। ये इसका मीनिंग है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक करेक्टरिस्टिक, है ना। इसमें जेनेटिक करेक्टरिस्टिक का मीनिंग है कि जैसे एक पेरेंट्स हैं और उनकी जो जनरेशन है ना, नेक्स्ट जनरेशन जो आती है, प्रोजनी जो होते हैं, तो उसके अंदर जो करेक्टर हैं, जैसे हेयर का कलर है ना। हेयर किसी के ब्राउन होते हैं, किसी के ब्लैक होते हैं, किसी के वाइट भी होते हैं। आई कलर है, स्किन कलर है ना। तो ये सारे जेनेटिक करेक्टर्स हैं। वो करेक्टर्स एक्चुअल में क्या है, डीएनए के अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं जिनको हम जीन्स बोलते हैं, है ना। वो फिक्स रहते हैं कि एक पार्टिकुलर जीन है वो हेयर कलर को रिप्रेजेंट करेगा, कोई दूसरा आपके आई कलर को, कोई स्किन कलर को, है ना। तो वो सारी चीज़ें कंट्रोल कहाँ से होती हैं, डीएनए से। एक इसकी पूरी स्ट्रीम है जिसको हम जेनेटिक्स कहते हैं, है ना। जेनेटिक्स में पूरा आपको डिटेल्स में इसके बारे में आप पढ़ते हैं कि कैसे जीन डोमिनेट करते हैं, कैसे, है ना, जीन हिडन फॉर्म में चले जाते हैं, कुछ अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, है ना। मेंडल के एक्सपेरिमेंट भी हैं। तो वो सारी चीज़ें जेनेटिक्स का पार्ट है। तो आप बायोलॉजी में और डिटेल में उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ हम कहेंगे कि इनका जो मेन रोल है वो क्या है कि जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो करेक्टर्स आते हैं, है ना, जो दिखते हैं, वो करेक्टर्स डीएनए के एक पार्ट्स होते हैं, जीन्स, है ना, उनके थ्रू रेगुलेट होते हैं या कंट्रोल होते हैं। और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो इन्फॉर्मेशन जाएगी वो भी डीएनए मॉलिक्यूल्स ही करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, हमारी बॉडी में जो प्रोटीन बनती है ना, उसकी जो कॉपी बनती है वो डीएनए मॉलिक्यूल ही बनाता है, उसकी कोडिंग करता है ना। जिसको आगे जा कर के जो मैसेंजर आरएनए है, एमआरएनए, वो ट्रांसक्रिप्ट कर देगा और उसके बाद ट्रांसलेट करके प्रोटीन को बनाता है। लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से होगी, डीएनए से, ठीक है। अभी देखिए डीएनए के लिए मैंने एक स्ट्रक्चर यहाँ पर ली हुई है। देखिए ये जो है आपको दिया हुआ है, यहाँ पर जो ये वाला एंड है ना, सबसे नीचे देखिए आप, देखिए यहाँ पर 3 लिखा हुआ है और इसके ऊपर यहाँ 5 होगा। ऐसे ही यहाँ पर 5 है और यहाँ नीचे क्या होगा, 3 होगा। तो इसमें आप देखिए एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये जो पार्ट है ये एक्चुअल में क्या है, ये शुगर वाला पार्ट है ना। शुगर के 3rd वाले कार्बन से अटैच्ड है यहाँ पर कौन, फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4।
और जब ऊपर की तरफ बात करेंगे तो यहाँ पर जो जुड़ा हुआ है H3PO4 वो किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, 5 कार्बन से, है ना। इसी तरीके से ये 3 5 3 5, तो जो स्टार्ट होगा वो कहाँ से होगा, ये शुगर मॉलिक्यूल है ये वाले, ये शुगर ये शुगर ये शुगर, और इससे यहाँ पर थर्ड पोजीशन में नीचे की तरफ फॉस्फोरिक एसिड होगा और एक ऊपर की तरफ 5 पोजीशन से, ऐसे ही दूसरे के थर्ड 5, तो एक स्ट्रैंड इस तरीके से हमारा चलता चला जाएगा। 3 से स्टार्ट होगा और कहाँ जाएगा, 5 पर एंड होगा। दूसरा इसके अपोजिट आता है कि ऊपर वाला जो होगा वो 5 से होगा और नीचे वाला 3 से होगा, या ऊपर वाला 3 है तो नीचे 5 हो जाएगा। देखिए इसमें ये आपको डिफरेंस मिलेगा, यहाँ 3 से जा रहा है तो ऊपर हमारा क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, और यहाँ नीचे 5 है तो ऊपर क्या होगा, 3 होगा। तो एक स्टैंड हमारा ये आ रहा है और दूसरा स्टैंड हमारा ये वाला आ रहा है, ठीक है। ये इसमें दो चीज़ें हैं, एक जो आपको ये पेंटागन फॉर्म में जो दिखाई दे रहा है ये शुगर है, और जो ये वाला पार्ट है वो हमारा क्या है, फॉस्फोरिक एसिड है। अच्छा, इसके बाद हमने बताया था कि जो शुगर है ना, शुगर से क्या ऐड होता है, नाइट्रोजन बेस, है ना। और नाइट्रोजन बेस देखिए ये जुड़ा हुआ है इससे, किस कार्बन से, ये वाला कार्बन, ऐसे यहाँ पर ये कार्बन इससे ये जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन से यहाँ जुड़ा हुआ है, ये क्या शुगर जुड़े हुए हैं, शुगर से नाइट्रोजन बेस। ऐसे ही इसमें ये ऑक्सीजन के जस्ट एडजेसेंट कार्बन से ये नाइट्रोजन बेस जुड़े हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रहते हैं प्यूरिन और pyrimidine के बीच में, जैसे एडेनिन और साइटोसिन है, तो इनके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये देख रहे हैं, ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, आगे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। इस तरीके से ये एक्चुअल में क्या है, हमारा एटॉमिक लेवल कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल का DNA का डायग्राम है। अब इसको हम थोड़ा सा और मैक्रो लेवल पर देखें, है ना, मोटे तौर पर देखें, तो ये हमको इस वाले फॉर्म में दिखाई देता है। ये वाला फॉर्म है ना, ये एक्चुअल में डबल हेलिकल बोला जाता है। एक इसमें देखिए ये ब्लू वाला आपको दिखाई दे रहा है ये, और दूसरा इसमें आपको ये रेड वाला दिखाई दे रहा है ना। ये 2 हेलिकल्स हैं इसके अंदर, और इसके बीच में जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं जो लैडर की तरीके से हैं, है ना, ये वाले पार्ट हमारे क्या हैं, ये हैं जो प्यूरिन और pyrimidine उनके बीच में जो बॉन्डिंग है उसको ये शो कर रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये किसने दी थी, वाटसन एंड क्रिक, है ना। ये सैन वाटसन क्रिकेट वाले नहीं है, ये साइंटिस्ट थे, वाटसन एंड दूसरे क्रिक, है ना। ये 2 साइंटिस्ट थे, इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला इसकी स्ट्रक्चर को पता करने के लिए। और इसमें देखिए 2 ग्रुप्स होती हैं, एक माइनर ग्रुप है और एक मेजर ग्रुप है। अब इन जो 2 बॉन्ड्स हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज़ 3.4 एंगस्ट्रॉम, है ना, इतनी होती है। 2 जो स्ट्रैंड्स हैं, जैसे इसके और इसके बीच में हम डिस्टेंस पता करें तो कितनी है, 3.4। लेकिन जब हम एक मेजर जो ग्रुप है, या हम करें कि एक हेलिकल जो है, जैसे ये वाला पॉइंट ले लिया हमने, अब ये दोबारा रिपीट होकर के कहाँ आ रहा है, देखिए ये इस तरीके से यहाँ आ गया, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट इज़ 10 टाइम ऑफ 1, है ना, इसका 10 टाइम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अच्छा, दूसरा इस हेलिकल जो होता है इसकी जो विड्थ होती है दैट इज़ 20 एंगस्ट्रॉम। ये बेसिक डायमेंशंस हैं जो आपको पता होना चाहिए। और अगर हम इसको वैसे देखें जनरल वे में, तो आपको ये जो स्ट्रक्चर है एक्चुअल में इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। ये आपको हेलिकल फॉर्म में दिखाई दे रहा है, ये इसके बीच में जो ये मॉलिक्यूल्स हमने सिंबल्स के फॉर्म में दिखाए हैं वो एक्चुअल में इस तरीके से कंडेंस्ड फॉर्म में रहते हैं।
इसको हम जब एनालिसिस करते हैं उसके बाद में हमें पता चलता है कि ये मॉलिक्यूल प्यूरिन है, ये pyrimidine है, ये एडेनिन है, ये ग्वानिन है। ठीक है, तो ये हमारी डीएनए की स्ट्रक्चर है। इस तरीके की कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होती है डीएनए की, और इसको आप यहाँ पर समझ सकते हैं बेटर वे में कि ये हमारी शुगर हो गई, ये जो दिखाई दे रही है आपको ये शुगर है, ये फॉस्फोरिक एसिड है। इसमें यहाँ से जो नीचे की ओर है ये 3 एंड 3rd कार्बन है, और ऊपर की तरफ 5 कार्बन है। ये 3rd कार्बन, ये 5 कार्बन, ये 3rd कार्बन, 5 3rd एंड ये 5। तो एंड ये कहाँ पर होगी? 5 पर होगी, और नीचे की तरफ एंड कहाँ पर होगी? 3 पर। ऐसे यहाँ पर ये 3rd कार्बन है फॉस्फोरिक एसिड से, यहाँ 5 होगा, यहाँ 3rd 5 3rd 5 3rd, और ये 5 पर एंड हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक हमारा इस तरीके से जाएगा 3 to 5, तो दूसरा कैसे आएगा? 5 to 3 पोजीशन पर आएगा। और ग्लूको जो हमारी शुगर हैं वो किससे ऐड हो रही हैं? वो फॉस्फोरिक एसिड के थ्रू ऐड हो रही हैं। सेकेंडली जो हमारी शुगर हैं, शुगर की फर्स्ट कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन बेस। देखिए यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये। ऐसे ही दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पर इस वाले से ये नाइट्रोजन बेस, इससे ये नाइट्रोजन बेस, इससे ये नाइट्रोजन बेस, इससे ये नाइट्रोजन बेस। ठीक है, उसके बाद ये दोनों जो होते हैं एक स्ट्रैंड के बेस दूसरे स्ट्रैंड के बेस से भी क्या होते हैं? आपस में कनेक्टेड होते हैं। किस बॉन्ड के थ्रू? हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए ये एडेनिन है, ये थाइमिन है, दोनों आपस में अटैच्ड हैं 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से। ऐसे ही ग्वानिन और साइटोसिन ये आपस में कनेक्टेड हैं किसके थ्रू? 1 2 3 हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। ठीक है, इस तरीके से एक प्यूरिन होगा, एक pyrimidine होगा। अब यहाँ पर 2 इम्पोर्टेंट बॉन्ड्स हैं जो आपको लर्न करने हैं। पहला बॉन्ड होता है जो शुगर को आपस में कनेक्ट करके एक सिंगल स्ट्रैंड बनाता है। हालांकि ये स्ट्रेट नहीं होता है, ये किस फॉर्म में होता है? हेलिकल फॉर्म में होता है। उसके बीच में जो बॉन्ड होता है दैट इज़ फॉस्फेट बॉन्ड। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है एडेनिन थाइमिन ग्वानिन एंड साइटोसिन दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, एक और इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि एडेनिन से थाइमिन जुड़ा होता है, ग्वानिन से साइटोसिन। ग्वानिन और साइटोसिन जो अटैच्ड होते हैं वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होते हैं, और जो एडेनिन थाइमिन है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होते हैं। एक और बात बताई मैंने कि जो 3 से स्टार्ट होता है वो 5 पर फिनिश होगा, और उसके जो अपोजिट वाला होगा वो 5 से स्टार्ट होगा 3 से। ये बहुत ही ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि एलिमेंट्री लेवल पर हमने स्ट्रक्चर लिया है डीएनए का, है ना, आपको समझाने के लिए। और जनरली आप देखेंगे तो वो बड़ा कंडेंस्ड और बिग कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला होता है ना, मॉलिक्यूल होता है उसका। ठीक है, तो ये हमने बात की आपसे डीएनए के बारे में। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा मॉलिक्यूल है दैट इज़ आरएनए। आरएनए की बात करें तो आरएनए में एक्चुअल में क्या है? एक तो शुगर का इसमें डिफरेंस रहेगा, है ना। शुगर कौन सी है? इसमें राइबोस है, जबकि वहाँ पर शुगर कौन सी है? डीऑक्सी राइबोस। एक इसमें जो बेस है वो यूरेसिल बेस आ जाता है, जबकि आरएनए में कौन सा होता है? थाइमिन। थाइमिन की जगह पर यहाँ पर यूरेसिल बेस। फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है C5 ऑफ शुगर। ये बिल्कुल डीएनए की तरह है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है ना, ये वाला पॉइंट। एंड रिपीटिंग यूनिट राइबो न्यूक्लियोटाइड आर लिंक्ड बाई फॉस्फेट बॉन्ड। ये भी बिल्कुल सही बात है, वहाँ पर भी फॉस्फेट बॉन्ड से जो हमारी शुगर हैं वो अटैच्ड होती हैं और एक इस तरीके से चैन बनाती हैं। दे आर पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड हैव अ सिंगल हेलिक्स। देखिए ये एक डिफरेंस है दोनों में। जो आरएनए होता है वो हमारा सिंगल स्ट्रैंड होता है, जबकि डीएनए क्या है? वो हमारा डबल स्ट्रैंड होता है इस तरीके से। ठीक है, ये दोनों में एक बड़ा डिफरेंस है, और भी ये सारे डिफरेंस के ही पॉइंट हैं। अच्छा, आरएनए एसोसिएटेड विद प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी स्टोरेज। मतलब कोई भी अगर मेटाबॉलिज्म हो रही है तो उसको ये लर्न करता है आरएनए, और इसको स्टोर करता है मेमोरी में,
और आगे उस तरीके से वही प्रोसेस, वही सिंथेसिस दोबारा हो सकती है। और बहुत इम्पोर्टेंट ये वर्क करता है, दैट इज़ द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को बनाने का काम करता है। अगर प्रोटीन नहीं बनेगा तो कैटलिस्ट नहीं होंगे, बायो कैटलिस्ट यानी एंजाइम्स नहीं बनेंगे, वो नहीं होगा तो पूरी हमारी जो मेटाबॉलिज्म है वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, इसमें देखो एक और हमारा इम्पोर्टेंट कंपैरिजन है, दिस वन, DNA RNA। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है और फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है एग्जाम्स में DNA RNA में। तो ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है और ये राइबो न्यूक्लिक एसिड है। राइबो कहाँ से आया? राइबोस शुगर से। और डीऑक्सी राइबोस यानी डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है DNA में, है ना, इस वजह से ये डिफरेंस है। स्टेबिलिटी, DNA बहुत स्टेबल होता है, RNA थोड़ा शॉर्ट लाइफ होता है। कहाँ पर इनकी पोजीशंस हैं? DNA आपका न्यूक्लियस में मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है और प्लास्टिड में भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड में DNA होने की वजह से उनको हम ऑटोनॉमस बॉडी बोलते हैं। ऑटोनॉमस का मीनिंग है कि वो अपने आप ग्रो कर सकते हैं और 1 से 2 यानी मल्टीपल हो सकते हैं, है ना, उनमें रिप्रोडक्शन ऑर्गेनेल्स लेवल पे पॉसिबल हो सकता है। और न्यूक्लियस एंड साइटोसोल। साइटोसोल क्या होता है? सेल के अंदर जो लिक्विड होता है उसको साइटोसोल बोलते हैं और उसके अंदर एक न्यूक्लियस है, तो वहाँ पर भी RNA मिलता है। फंक्शन इसका क्या है? डिजिटल जेनेटिक डेटा स्टोरेज, है ना, ये डेटा को स्टोरेज करता है, जेनेटिकल डेटा को, कि एक मैन से जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो मैन की ही होगी। ऐसा नहीं कि मैन से आपका क्या बन जाए, मंकी बन जाए, या मैन के जो ऑर्गन्स हैं 2 हैंड 2 लेग्स तो वही नेक्स्ट जनरेशन में आते हैं, है ना। ऐसा नहीं होगा कि 2 लेग्स की जगह पर 3 लेग्स आ जाएं। तो जो मतलब एक जगह पर स्टेबल हो गया वो उसको वो ये नेक्स्ट जनरेशन में कंटिन्यू करते हैं। हाँ, अगर इनके किसी पार्ट में कोई मॉडिफिकेशन हो जाए तो क्या होता है, फिर उससे म्यूटेशंस पॉसिबल हैं, है ना। ये रेडिएशन की वजह से हो सकते हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन है या कुछ एक्सपोजर्स हैं उसके थ्रू ये पॉसिबल है, कुछ केमिकल्स भी इसमें काम करते हैं, है ना। और आजकल अभी आपने सुना होगा जो नोबेल प्राइज़ मिला है केमिस्ट्री का, उसमें भी एक इसी तरीके की वर्किंग की है। और उसमें एक्चुअल में क्या है कि जेनेटिकल सीजर फॉर्म की है। उसमें जो DNA का पार्ट होता है, किसी एक पार्टिकुलर पार्ट को हम कट करके रिमूव कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए किसी में कोई म्यूटेशन हो रहा है या कोई डिसीज़ है जो कि DNA से कोरिलेट करती है ना, वायरस है ना, वायरस कई सारे DNA RNA से कोरिलेट करते हैं, बैक्टीरिया हैं, तो हम क्या करेंगे, उसके उस वाले पार्ट को हटा देंगे। जब वो हटा देगा तो उसका जो टॉक्सिक इफ़ेक्ट है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो जो डिसीज़ के ट्रीटमेंट में हम उसका यूज कर सकते हैं। अच्छा, RNA की वर्किंग क्या है कि ये डायनामिक हैं और कई सारे वर्क करते हैं। और में एक इम्पोर्टेंट वर्क हमने बताया कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम इसमें होता है। कॉपियर एंजाइम DNA का होता है DNA पॉलीमरेज और RNA का होता है RNA पॉलीमरेज, मतलब इसको कॉपी करना है तो उसके लिए। स्ट्रक्चर लॉन्ग न्यूक्लियोटाइड चेन, इसमें शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड चेन होगी। 2 कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, ये आपने बताया था डबल हेलिक्स होता है। एक आपने देखा होगा स्नैक लाइक स्ट्रक्चर है, उसके साथ दूसरी भी रहती है, जबकि इसमें सिंगल स्ट्रैंड रहता है। इसके कई फॉर्म है, ABC फॉर्म, हेलिक्स, इसमें ओनली सिंगल फॉर्म मिलेगा। बैकबोन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो कि फॉस्फोरिक एसिड से आता है। शुगर इसमें डीऑक्सीराइबोज रहेगी जहाँ से DNA में आया, और इसमें जो शुगर है वो राइबोज है। राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में केवल ऑक्सीजन का डिफरेंस है, बाकी बिल्कुल सेम रहते हैं। न्यूक्लियो बेस, देखिए दोनों में 3 बेस कॉमन है, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन।
केवल एक बेस डिफरेंस होता है, डीएनए में थायमीन होता है और आरएनए में यूरेसिल होता है। ठीक है। अच्छा, बेस पेयरिंग कैसे होगी? एडेनिन की थायमीन के साथ होगी डीएनए में, जबकि आरएनए में जो एडेनिन है वो होता है किसके साथ? यूरेसिल के साथ। ठीक है। और ग्वानिन की साइटोसिन के साथ दोनों में होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। डीएनए आरएनए में क्या डिफरेंस है और जो स्ट्रक्चर्स मैंने बताई हैं सारी, उनको आप फॉर्म करना। ठीक है।